नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BANS 183 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम है पर्यटक और पर्यटन। इस चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो एक ही प्रश्न बनता है एग्जाम ओरिएंटेड, कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं और पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना के बाद सीधे हमें बताया जा रहा है कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो देखिए, पर्यटन की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि आमोद और प्रमोद यानी कि मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा क्या कहलाती है? पर्यटन कहलाती है। तो पर्यटन एक ऐसी पद्धति है जिसमें व्यक्ति ना हर एक चीज़ से दूर हो जाना चाहता है। वो जो डेली रूटीन जी रहा है ना, उस डेली रूटीन से कुछ अलग करना चाहता है, क्योंकि पर डे एक जैसा काम कर करके ना व्यक्ति बोर हो जाता है और उसे ऐसे में एक ना अवकाश चाहिए, एक ऐसी छुट्टी चाहिए जो उसे रिफ्रेश कर दे और उसके बाद वो फिर दोबारा से उसी एनर्जी के साथ काम करना शुरू करे। तो ऐसे व्यक्ति जो डेली रूटीन का अपना जीवन जी रहा है, जिसे हम सामान्य जीवन कहते हैं, ऐसे में जब हम इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कि यात्रा करनी पड़ती है। तो पर्यटन हमारे जो डेली रूटीन के काम है उससे एक ना ब्रेक है। ऐसे व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां उसका डेली रूटीन प्रभावित हो जाता है, बदल जाता है। अब वो काम नहीं कर रहा जो वो डेली करता था। और इस छोटे से ब्रेक का मतलब यानी कि इस छोटे से अंतराल का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि व्यक्ति अपने आप को दोबारा से जीवंत बना ले, दोबारा से पुनर्जीवित कर दे, दोबारा से अपने आप को तरोताज़ा कर दे, ताकि छुट्टी समाप्त होने के बाद ऊर्जा के साथ दिनचर्या फिर से शुरू हो सके। तो यानी कि पर्यटन एक मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा, और जो ये मनोरंजन है, जो ये यात्रा है, ये व्यक्ति को दोबारा से क्या कर देती है? ऊर्जावान बना देती है। क्योंकि मनुष्य आज इस भीड़ भरी लाइफ में इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया है। ऐसे में यदि मनुष्य को तनाव से मुक्ति पानी है तो पर्यटन ही उसका एकमात्र दवा है। डिप्रेशन से मुक्ति पानी है, काम का बोझ अपने आप को हल्का करना है, तो उसे यात्रा करनी ही पड़ेगी। अब बात ये आती है कि पर्यटक कौन है। ये तो बात होगी पर्यटन की। अब जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पर्यटक। तो एक पर्यटक कौन होगा? एक पर्यटक वो होगा जो कम से कम 24 घंटों के लिए और लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा करे तो हम उसे कहेंगे पर्यटक, नहीं तो नहीं। ये नहीं कि आधे घंटे में गए और लाल किला घूम के आ गए, ऐसा नहीं। तो कम से कम 24 घंटों के लिए और 80 किलोमीटर की आप लगभग यात्रा कर रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? पर्यटक कहलाओगे। ठीक है भाई। अब जो ये पर्यटक हैं ये घरेलू भी हो सकते हैं, जो एक देश की सीमा के भीतर यात्रा कर रहे हैं। ये अंतर्गामी भी हो सकते हैं, यानी कि देश में निवास तो करते हैं लेकिन देश के वासी नहीं हैं, यानी कि सिटीजनशिप नहीं मिली उन्हें। और एक होते हैं विदेश जाने वाले, यानी कि दूसरे देश में यात्रा करने जा रहे हैं। तो पर्यटन क्या है और पर्यटक क्या है, ये बात आप समझ गए। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात और ये है, जब हम पर्यटन और पर्यटक को पढ़ते हैं तो इसमें एक घटना और जुड़ती है, अतिथि सत्कार, यानी कि मेहमान नवाजी। तो देखिए, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारा स्वागत किस हिसाब से हो रहा है, हमें वहाँ पर आराम कैसे मिल रहा है, हमें आनंद यानी कि मनोरंजन करने के साधन कैसे मिल रहे हैं, और लोग हमें किस प्रकार से वहाँ पर सहायता दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर्यटन और से एक नए उद्योग का विकास होता है जिसे हम पर्यटन उद्योग कहते हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर जिस जगह पर हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट, टूर एजेंट और उनके सामान शामिल हैं, आइटम शामिल हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यटन को परिभाषित किया जाए या पर्यटक कौन है, तो 80 किलोमीटर की यात्रा और 24 घंटे मिनिमम दूर रहो आप, तो ये आप पर्यटक कहलाओगे, नहीं तो पर्यटक नहीं कहलाओगे। तो इन दोनों में से कोई प्रश्न छोटे छोटे बनते तो आप बता देंगे। अब बात ये आती है कि पर्यटन के प्रकार क्या हैं। तो देखिए, अलग अलग आधार पर अलग अलग पर्यटन के प्रकार हैं। जैसे अगर हम मोटे तौर पर बांटें तो पर्यटन के दो ही प्रकार होते हैं, घरेलू और एक अंतर्राष्ट्रीय। यानी कि देश की सीमा में अगर हम यात्रा कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो घरेलू पर्यटन है, और देश की सीमा से बाहर पर्यटन कर रहे हैं तो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, केवल पर्यटन के दो प्रकार ही नहीं होते, बल्कि ये तो ज्योग्राफिकल इफेक्ट की वजह से ना और भी प्रभाव होते हैं। जैसे कई बार कुछ लोग ना इसके आधार पर 4 भागों में कम से कम बांटा गया है पर्यटन को।
पहला है जलवायु के आधार पर पर्यटन, कि कई बार कुछ लोग ना जलवायु का आनंद लेने के लिए पर्यटन करते हैं, यात्राएं करते हैं। इसके अलावा दूसरा होता है भौगोलिक स्थिति, यानी कोई जगह बहुत सुंदर है तो उसे देखने के लिए लोग जाते हैं। तीसरा हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक कारक, यानी किस क्षेत्र का इतिहास बहुत फेमस है तो वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे कि दिल्ली। दिल्ली में क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस है केवल। और चौथा धार्मिक यात्रा, यानी कि कल्चर के उद्देश्य से, धर्म के उद्देश्य से यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। आजकल पर्यटन में ना एक और भाग बढ़ा है, चिकित्सा पर्यटन। आज लोग स्वास्थ्य के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे हैं और भारत जैसे देश तो पर्यटन में बहुत ही आगे बढ़ रहे, चिकित्सा पर्यटन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ विश्व के बहुत सारे देशों से लोग यात्रा करने आते हैं और साथ ही साथ अपने चिकित्सा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले यहाँ पर चिकित्सा बहुत सस्ती है। तो यहाँ पर ये पूरी बात यहीं पर यही की गई है। और यहाँ पर एक लिस्ट सी बना दी है पूरी, कि पर्यटन लगभग 6 प्रकार का है। मनोरंजन पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, रिश्तेदारों से भेंट करने आ रहे हैं वो वाला पर्यटन, कम दूरी पर यानी कि थोड़ी दूर पर जाकर हम विश्राम करना चाहते हैं ये पर्यटन, पारागमन यानी कि आना और जाना, और पेशेवर पर्यटन यानी कि व्यवसाय के आधार पर। तो जो 5 प्रकार का पर्यटन है ये तो छुट्टियों के बारे में है, कि अगर हमारे पास समय है, अवकाश है तो हम जाएंगे। जबकि छठा जो पेशेवर पर्यटन है ना, ये सिर्फ इसलिए है कि लोग व्यापार के माध्यम से या ऑफिस के कामों के माध्यम से जाते हैं, कहीं किसी देश में भेज दिया जाता है, या कभी जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, आपको बेंगलोर भेज दिया गया, तो इसके माध्यम से आप जो कर रहे हैं पर्यटन, ये आपकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी और साथ साथ आप आसपास के क्षेत्रों में घूम कर भी आ जा रहे हैं। अब जब हम पर्यटन स्थल को चुनते हैं ना, यानी कि जिस जगह पर हमें जाना है, तो वो उस आधार पर भी 2 प्रकार का पर्यटन है, एक स्वैच्छिक और एक बाध्यकारी। स्वैच्छिक पर्यटन वो है जब हम अपनी इच्छा से जाएं, जैसे विश्राम करने के लिए हमें कहीं जाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाना है, लेकिन मजबूरी में पता है क्या है, चिकित्सा की वजह से हम जा रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से हम जा रहे हैं, तो ये मजबूरी है हमारी। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं, कि घरेलू पर्यटन होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, कई बार पर्सनली हम सिंगल जाते हैं, कई बार समूह में जाते हैं यानी ग्रुप में जाते हैं, कई बार संगठन के साथ जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाते हैं, कई बार असंगठित क्षेत्रों में जाते हैं, कई बार अर्ध असंगठित क्षेत्रों में जाते हैं। मौसम के हिसाब से भी हम कई बार क्या करते हैं, यात्राएं करते हैं। कई बार हम जो यात्राएं करते हैं वो लंबे समय तक करते हैं और कई बार छोटे समय के लिए करते हैं। परिवहन की बात करें तो ट्रेन से कभी जाते हैं, कभी जहाज़ से, कभी हवाई जहाज़ से, कभी जो स्थानीय परिवहन वहाँ पर है, या फिर साइकिल चलाकर पैदल भी लोग यात्राएं करते हैं। कई बार पर्यटन निजी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। आयु के आधार पर युवा अलग प्रकार के पर्यटन करते हैं, अलग प्रकार से घूमते फिरते हैं, वयस्क अलग प्रकार से और पुरानी पीढ़ी अलग प्रकार से। अगर जहाँ पर हम जा रहे हैं तो हम शायद पहाड़ों से अट्रैक्ट होकर, समुद्री तटों से अट्रैक्ट होकर, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखकर, या जंगल की सफारी, या ट्रैकिंग कर रहे हैं, राफ्टिंग करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना पर्यटन को अलग अलग भागों में बांट देती है। मेन मुद्दा चैप्टर का यहाँ से शुरू होता है कि पर्यटन के प्रकार बताइए। और अभी तक हम जो पर्यटन के प्रकार ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा डीपली और बताया जाएगा कि पर्यटन के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले पर्यटन के प्रकार में ना धार्मिक पर्यटन बताएगा, तीर्थ यात्रा पर्यटन बताएगा। देखिए, मनुष्य का इतिहास से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा जो पर्यटन होता है ना, सबसे ज़्यादा जो यात्राएं होती है वो धार्मिक यात्राएं होती हैं, क्योंकि सिंपल सा फड्डा है कि अपनी मन की संतुष्टि के लिए हमने धर्म को बना रखा है, और फिर क्या करते हैं हम पूरे साल जो मन करता है वो करते हैं, और साल में एक बार क्या करते हैं, पाप का प्रायश्चित करने चल देते हैं जी। हर एक धर्म की यही बात है। और यहाँ पर यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि शुरुआत से जो मानव विज्ञानी हैं, समाजशास्त्री हैं, इन्होंने धर्म के आधार पर जो यात्राएं हैं इनका आधार पता किया, तो ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पर्यटन होता है वो धर्म के आधार पर ही होता है। चाहे कई बार ये उत्सव के आधार पर हो सकता है, यानी कि फेस्टिवल के आधार पर हो सकता है, लेकिन ये समाज में ना कहीं एकजुटता लेकर आता है। कौन सा? धार्मिक पर्यटन, तीर्थ यात्रा पर्यटन। ऐसे व्यक्ति यानी कि पर्यटक जो होता है वो अन्य स्थान पर जाता है जहां उसे अपने अनुभव के आधार पर नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ऐसे में एक व्यक्ति गैनेप, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि ऐसे पर्यटन की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम धार्मिक पर्यटन करते हैं तो इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को उन्होंने नाम दिया है अलगाव, दूसरी अवस्था को सीमांता, और तीसरी अवस्था में पुनर्स्थापित। ये अवस्थाएं क्या हैं? तो देखिए, जब हम कोई तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे हैं, यानी कि धार्मिक पर्यटन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू और चाहे मुस्लिम, दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। जब मुस्लिम तीर्थ यात्रा करते हैं, जब वो हज की यात्रा के लिए जाते हैं, या फिर मक्का की यात्रा के लिए जाते हैं, और या फिर हिंदू कुंभ के मेले की यात्रा के लिए जा रहा है, तो पता क्या होगा? तो ये होगा कि धार्मिक तीर्थ यात्राओं से जाने से पहले हम क्या करेंगे? उपवास करेंगे।
आत्मशुद्धि करेंगे, अपने मन को संयम में रखेंगे। तो ये जो हमने पहले तैयारी करी ये सब सीमांत अवधि है। पर्यटक पहले दिन से ही अपनी दिनचर्या से अलग हो जाएगा, ये अलगाव है। फिर वो जब तीर्थ यात्रा करके आएगा कुछ दिनों तक उसी रम में रमा रहेगा। अगर वो मुसलमान है तो वहाँ की यादों में खोया रहेगा, अगर वो हिंदू है तो अपने धर्म की यादों में खोया रहेगा, और उसके बाद कुछ दिनों बाद वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं बताते हैं गैनेप। तो पहली अवस्था का नाम क्या है यहाँ पर? अलगाव, यानी कि मनुष्य सबसे पहले क्या होगा, समाज से अपने आप को अलग करेगा, आत्मशुद्धि करेगा। सीमांतता की अवस्था होगी आत्मशुद्धि वाली, और जब वापस आकर अपनी डेली रूटीन वाली लाइफ में आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पुनर्स्थापित। तो सदियों से लोगों ने शहरों, तीर्थ जितने भी स्थल हैं, नदियों, पहाड़ों की यात्राएं की हैं। दुनिया भर में धार्मिक पर्यटन विकसित हुआ है। बड़े पैमाने पर पर्यटक ऐसी जगह पर जाते रहते हैं जहां राजनीतिक घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इसके अलावा पर्यटक ऐसी जगह पर भी जाते हैं जो किसी पवित्र स्थल से जुड़ी हुई है। इवन अब तो लोग ना ऐसी जगह पर भी जाने लगे हैं जहाँ के कब्रिस्तान बड़े फेमस हों, जैसे कि भारत में ताजमहल, मिस्र में पिरामिड। ऐसे में यहाँ पे लोग मृत्यु की अवधारणा को समझने के लिए जाते हैं, उस जगह की संस्कृति को समझने के लिए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जनसंहार हुआ है, उस जगह को देखने जाते लोग। जैसे कि वॉशिंगटन डीसी में यहूदी लोगों को जो बड़े पैमाने पर मारा गया था, उनके दर्द का सामना करने के लिए लोग हजारों लाखों पर्यटक जाते हैं हर साल। ऐसी जगह जो बड़ी चमत्कारिक जगह हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना कोई कथा या कोई ना कोई घटना वहाँ से प्रेरित है, ऐसी जगह पर बहुत सारे लोग जाते हैं। भारत में जीवन चक्र जैसी जो घटनाएं हैं, जैसे कि मुंडन करवाना है बच्चे का, या कोई जो व्यक्ति मर गया उसका श्राद्ध करना है, इसके लिए हरिद्वार, बनारस और प्रयागराज जैसी जगह पर बड़े सारे लोग जाते हैं। इसी प्रकार से जो धार्मिक सम्मेलन होते हैं, जो सत्संग होते हैं, गुरु नानक साहिब की जयंती पर जो लोग जाते हैं, इसी प्रकार से क्रिश्चियन क्रिसमस पे जाते हैं। तो यानी कि अगर हम धार्मिक पर्यटन की बात करें तो धार्मिक पर्यटन बहुत पुराना पर्यटन, और सबसे ज़्यादा लोग जो यात्राएं करते हैं वो धर्म के आधार पर ही करते हैं। अब दूसरा जो पर्यटन आता है वो पर्यावरणीय पर्यटन आता है। कई बार हम प्राकृतिक सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं की, सांस्कृतिक प्रथाओं से अट्रैक्ट हो जाते हैं कहीं की, तो हम जब ये वाला पर्यटन करते हैं तो ये पर्यावरणीय पर्यटन कहलाता है। लेकिन हम इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि दूसरे वाले क्षेत्र के पर्यावरण पर, यानी कि जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ के इकोलॉजी सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो हम कैसी जलवायु वाले क्षेत्रों में जाएंगे? ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि वहाँ की जलवायु प्रभावित ना हो। तो मानव विज्ञानी इस चीज़ पर अध्ययन करते हैं कि अगर किस क्षेत्र में पर्यटन हो रहा है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और उस प्रभाव को कम से कम किया जाए। तो ऐसे में जो ये पर्यावरणीय वाले क्षेत्र होते हैं, इनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत भी पर्यटन ही होता है। क्योंकि अगर कहीं की जलवायु बहुत ठंडी है, कहीं पर हिमपात ही हो रहा है और वहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को ना आमदनी सिर्फ इससे हो रही है क्योंकि और कोई वहाँ पर आर्थिक गतिविधि नहीं हो सकती। तो ऐसे क्षेत्र पर्यटन को आकर्षित करते हैं। लेकिन हमें इस पर यह ध्यान रखना है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, यानी कि पैसा कमाने की दौड़ में हमें आगे बढ़ते जाएं और क्या पर्यटन के चक्कर में क्या करें, हम अपनी जलवायु खत्म कर दें, नेचर खत्म कर दें, ऐसा भी ना हो। तो ऐसे में जो ये मानव विज्ञानी हैं ये इस चीज़ पर भी ध्यान रखते हैं कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का संबंध बना रहे और वो क्षेत्र लगातार आगे बढ़ता रहे। अगला जो है वो है वन्यजीव पर्यटन, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम घूमने जा रहे हैं किसी। तो जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहे हैं, ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, मछलियों को, पक्षियों को देखने जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय पर्यटन का हिस्सा है, लेकिन इसे वन्यजीव पर्यटन के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए आप उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में चले जाइए, असम में चले जाइए आप, एक सींग वाला गैंडा बड़ा फेमस है वहाँ पर। तो ऐसे में भारत में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जैसे कि सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट, गिर, काजीरंगा। ठीक है भाई। तो ये वन्यजीव पर्यटन कहलाते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और जहाँ पर एक तरीके से हम बहुत सारे वन्य जीव जंतु, पौधों की प्रजाति, पक्षियों की प्रजाति, हाथियों की प्रजाति, टाइगरों की प्रजातियाँ, ये सब वहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये सब वन्यजीव पर्यटन कहलाता है। और आज के टाइम पे जो एजुकेटेड लोग हैं वो ऐसी जगह पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद कर भी रहे हैं। कैसी जगह पर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जो जगह है, क्योंकि यहीं पर हम ना नेचर सही से देख पा रहे हैं और बाकी जगह ना अब नेचर वैसा नहीं रहा जैसा नेचर हमें देखना चाहिए। अगला पर्यटन है अवकाश पर्यटन। शहरी आबादी, जीवन तनाव से भरा हुआ है, लोग प्राकृतिक सुंदरता की ओर जाना चाहते हैं। ताज़ी हवा शहरों में मिल नहीं रही, बड़ी बड़ी इमारतों में घुटन हो गई है लोगों को।
ऐसे में लोगों को ज़रूरत पता किसकी है? मनोरंजन की। लोगों को ज़रूरत है दिमागी टेंशन को शांत करने की। ऐसे मनुष्य यात्रा को प्रोत्साहन देगा। मंडे टू फ्राइडे बिजी लाइफ, फ्राइडे की इवनिंग में निकल जाइए और सैटरडे पहुंच जाइए, अवकाश पर्यटन कहलाएगा। ठीक है भाई। तो मनुष्य ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ दूर ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो यात्रा से ही थक जाए। जलवायु नम्र होनी चाहिए, वहाँ की विशिष्ट गतिविधियाँ हों, अच्छा खाना हो उस जगह का, युवाओं के लिए मनोरंजन रिजॉर्ट्स हों, ट्रैकिंग और साहसिक गतिविधियाँ हों। महिलाएं ऐसी जगह को पसंद करेंगी जहाँ खरीदारी के उन्हें अच्छे अवसर मिलें। तो ये सारी चीज़ें अवकाश पर्यटन में आएगी। अगला है साहसी पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म। इसमें क्या होगा, हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाएंगे, बंजिंग जंपिंग करेंगे यानी कि बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर कूदेंगे, गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? एडवेंचर टूरिज्म यानी कि एडवेंचर करेंगे हम। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए भाई। तो भारत में के लोगों की लेकिन अगर बात की जाए तो भारत में सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे क्षेत्र कम है जहाँ पर एडवेंचर किए जा सके, क्योंकि सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन फिर भी मेघालय में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, ऋषिकेश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम ऐसे एडवेंचर कर सकते हैं। अगला पर्यटन है चिकित्सा पर्यटन। आज स्वास्थ्य के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शहरों की आबादी में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। लोगों की जीवन शैली पता है कैसे होगी? गतिहीन हो गई है, एक्टिव नहीं है लोग, तनाव बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे में क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए दूसरे क्षेत्रों की यात्रा की जाती है और डॉक्टर भी कई बार ये सलाह देते हैं। तो ये वाली जो यात्रा होती है चिकित्सा पर्यटन कहलाएगी। उदाहरण के लिए पर्यटन स्वास्थ्य, शारीरिक उपस्थिति और फिटनेस में सुधार के लिए आ जा सकते हैं। कुछ देश पर्यटकों को आने जाने के लिए सुविधा देकर उन्हें वीज़ा और अन्य प्रोत्साहन के साथ सुविधाएं देते हैं। पर्यटन लागत जो होती है वो प्रभावी होती है। बेहतर गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं देने की उम्मीद की जाती है। 2020 के हिसाब से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत को केवल चिकित्सा पर्यटन से मिले हैं। अगला है व्यवसाय पर्यटन। व्यवसाय पर्यटन क्या है? इसमें यात्रा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यापारिक गतिविधियां हैं, लेकिन उन गतिविधियों के माध्यम से जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र का आनंद भी उठा रहे हैं, उस क्षेत्र के मज़े भी ले रहे हैं। तो ये कौन सा होगा? व्यवसाय पर्यटन होगा। इसने आज पूरे विश्व में बहुत बड़ी अपनी छाप छोड़ी है व्यवसाय पर्यटन ने। आज जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल असेंबलियाँ होती हैं, बड़े पैमाने पर जो सम्मेलन होते हैं, इसके माध्यम से लोग चाहते हैं कि वो उस क्षेत्र में जाएँ जहाँ पर उनकी कंपनी की मीटिंग हो रही है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एंड एंथ्रोलॉजिकल साइंसेज की जो मीटिंग हर 5 साल में आयोजित की जाती है, इसमें बड़े बड़े मानव विज्ञानी जाने की सोच रखते हैं, चाहत रखते हैं, ताकि वो पता है क्या कर पाएँ, वो अपनी सेमिनार का भी हिस्सा बन पाएँ और साथ साथ उस क्षेत्र को भी घूम लें। अगला पर्यटन है राजनीतिक पर्यटन। ये बहुत तगड़ा पर्यटन है भाई। इसमें राजनीतिक गतिविधियों की वजह से लोग यात्राएं करते हैं। एग्जाम्पल दिया है यहाँ इजराइल का। देखिए, जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष हमारी आंखों के सामने आता है। इजराइल और फिलिस्तीनियों में हमेशा संघर्ष चला है। ऐसे में बहुत सारी एनजीओ के लोग, समाज सेवक लोग, मानव अधिकार वाले जो लोग हैं, ये लोग वहाँ पर जाते रहते हैं और बड़े पैमाने पर कैंडल मार्च करते हैं, शांति के लिए आह्वान करते हैं। जो लोग मारे गए हैं उनके सपोर्ट के लिए कुछ करते हैं, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये जो लोग यात्राएं कर रहे हैं, ये राजनीतिक पर्यटन कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है पूरे विश्व में सिर्फ शांति की स्थापना करना। और अगला पर्यटन है सांस्कृतिक पर्यटन या फिर हेरिटेज पर्यटन, धरोहर पर्यटन भी इसे कहेंगे। ये हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं या फिर प्राकृतिक रूप से सुंदर वाले प्रदेश होते हैं। जैसे आगरा में अगर आप जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? ताजमहल के लिए। तो ताजमहल एक हिस्टोरिकल प्लेस तो हो ही गया, साथ ही साथ ये दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक है। तो पर्यटन विभिन्न देशों की मान्यताएं और प्रथाओं को समझने के लिए, त्योहारों और समारोह में भाग लेने के लिए लोग बाग आ सकते हैं। जैसे ब्राज़ील में जब कार्निवाल होता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। या फिर कोई क्षेत्र ऐसा है जो अपनी गतिविधियों के लिए जाने जा रहा है, कहीं पर कोई फेयर लग रहा है यानी कि मेला लग रहा है, कोई समारोह हो रहा है, तो भी लोग वहाँ पर जाते हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है जिससे हमें बहुत सारी क्या है पहले से जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो ऐसे में उस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर लोग घूमने फिरने जाते हैं। और अगला विजिटिंग टूरिज्म है। तो विजिटिंग टूरिज्म में क्या होता है? भारत में सबसे ज़्यादा होता है ये कि कुछ नहीं है तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चल लो भाई। बड़ी आम बात है ये। दादा दादी, नाना नानी, इनके यहाँ छुट्टियाँ बिताना एक आम बात है। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर अपने घरों का दौरा करने चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं। ये हमारी लोक कथाओं का क्या है, एक हिस्सा है। कोई भी छुट्टियाँ होगी क्या करेंगे हम? पैकिंग करी 2 बैग और गाँव चल दिए।
तो ये सब विजिटिंग टूरिज्म कहलाता है, यानी कि भेंट के लिए, केवल मिलने के लिए, 2-4 दिन हाँ भाई हम गए और मिलकर आ गए। तो ये सब पर्यटन के प्रकार हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर लिखना है, ज़्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किताब बहुत आसान है, इसमें नंबर आपके पूरे आने चाहिए। आगे चैप्टर में बताया गया है कि पर्यटन अध्ययन का इतिहास क्या है और पर्यटन और प्रवास में क्या संबंध है। तो पर्यटन अध्ययन का इतिहास हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो जरूर देखिए। फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जब हम पर्यटन शब्द की बात करते हैं तो पहली बार 14वीं शताब्दी में इसका उपयोग हुआ, जहाँ ये एक लैटिन शब्द हॉस्ट से लिया गया है, जिसमें अतिथि, मेजबान और विदेशी शब्द शामिल हैं। तीनों की बात हम जानते हैं कि अतिथि कौन होता है, जो मेहमान होता है, मेजबान कौन होता है, जो वहीं पर होता है उसका सत्कार करता है, और विदेशी कौन होता है, ये भी बात हमें पता है। और जो पर्यटक शब्द है 1772 में पहली बार छपा। पर्यटन कब छपा? 14वीं शताब्दी में। पर्यटक कब छपा? 1772 में। ठीक है भाई। इसके बाद समय बीतता गया और पर्यटन में नई अवधारणाएं शामिल होती गई। आगे चलकर ये बताया जाता है पर्यटन के अध्ययन के इतिहास में कि जब मनुष्य ने खोजी यात्राएं शुरू करी, समुद्री यात्राएं शुरू करी, तो बड़े पैमाने पर यूरोपीय लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, यात्राएं शुरू कर दी और यहीं से पर्यटन के बारे में लोगों ने पढ़ना भी शुरू कर दिया। 1960 के दशक में पर्यटन विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी। इस समय बहुत सारे लोगों ने यात्रा करनी शुरू करी और यहाँ से पर्यटन एक अनिवार्य भाग बन गया। फिर 70 और 80 के दशक में पर्यटन में मानव विज्ञानियों का हस्तक्षेप हुआ और पर्यटन मानव विज्ञान का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाने लगा। फिर ये भी पता चला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या फिर मंदी की क्षेत्र आ जाए तो कैसे पर्यटन उद्योग प्रभावित होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में कोविड महामारी की वजह से लगभग 2-2.5 साल तक दुनिया बंद रही और सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी ना वो पर्यटन उद्योग को पड़ी, क्योंकि जब लोग आएंगे जाएंगे नहीं तो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तो गई, वहाँ के लोगों का रोजगार तो गया। आज इंटरनेट और तकनीक का जो युग है, इसने पर्यटन उद्योग को और भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। आज इंसान पहले से सारी चीज़ें टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों को दे देता है, वही सारी बुकिंग करती है। इंसान को बस क्या करना है, अपने घर से निकलना है बस। तो पर्यटन अध्ययन का इतिहास है कि किस प्रकार से 14वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान में तकनीकी युग तक पर्यटन पहुंचा है। अब बात ये आती है इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि पर्यटन और प्रवास में क्या संबंध है। तो देखिए, मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा क्या है, पर्यटन है। लेकिन पर्यटन में मनुष्य स्थायी रूप से नहीं बसता। लेकिन प्रवास का मतलब पता है क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना। पर्यटन सिर्फ यात्रा है और प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना है। लेकिन फिर भी कई बार पता क्या होता है, जब पर्यटन लंबे समय के लिए हो जाता है तो उसे हम प्रवास कह देते हैं, क्योंकि प्रवासी भी तो कई देश में वापस आएगा। आज भारत जैसे देशों से सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, बहुत सारे देशों में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। इसे मैं पर्यटन कहूँ या प्रवास कहूँ। तो ऐसे में जो मानव विज्ञानी है वो कहते हैं कि पर्यटन और प्रवास ना एक जैसी गतिविधि है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है। लेकिन फिर भी दोनों की नहीं स्थिति एक जैसी है, चाहे पर्यटन हो और चाहे प्रवास हो, दोनों ही रोजगार को बढ़ावा देते हैं। बेहतरीन आय के स्रोत हैं ये, स्थानीय लोगों को शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य तक पहुंच में सुधार करते हैं। रोजगार के में वृद्धि के माध्यम से युवा लोगों को शहर की ओर पलायन करने के बजाय ग्रामीण समुदाय में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, सतत विकास को बढ़ावा दिया गया है, प्राकृतिक वृद्धि को बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि पर्यटन रोजगार पैदा करके जो लोग पलायन कर जाते हैं उनको रोकने में मदद कर रहा है। और पर्यावरण को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई क्षेत्र अपने पर्यावरण की वजह से जाना जा रहा है तो उसकी पर्यावरण की सुंदरता भी तो बनी रहनी चाहिए, तभी तो लोग बाग यात्रा करेंगे। तो ऐसे में जो लोग वहाँ से छोड़कर किसी और जगह पर जाते, पलायन करते, तो वो कहीं ना कहीं रुका है। प्रवासी जो पैसा भेज रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पर जिस क्षेत्र को पैसा भेज रहे हैं, जैसे मान लो पंजाब से बहुत सारे लोग कनाडा जा रहे हैं, तो कनाडा से जो पैसा भेज रहे हैं तो किसका फ़ायदा हो रहा है, पंजाब का। केरल से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं तो पैसा भेज रहे हैं वहाँ से अपने घर वालों को, तो फ़ायदा किसका होगा, केरल का। शहरों गाँव से लोग शहरों में आ रहे हैं तो शहरों से पैसा गाँव भेज रहे हैं, तो विकास किसका हो रहा है, गाँव का। इसके अलावा आर्थिक लाभ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक अधिकारों की बात हो रही है, आज संस्कृतियों का मेल मिलाप हो रहा है, किसकी वजह से, पर्यटन और प्रवास की वजह से। तो प्रवास का मतलब होता है भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाना, और पर्यटन का मतलब होता है यात्राएं। दोनों हैं तो अलग अलग धारणाएं, फिर भी दोनों के ना उद्देश्य एक जैसे ही हैं। दोनों के प्रभाव भी क्या हैं, एक जैसे हैं लगभग। आगे बात की गई है पर्यटन और औपनिवेशिक अन्वेषण की, जहाँ पर यह बताया गया है कि पर्यटन की शुरुआत पश्चिमी लोगों से मानी जाती है, जब उन्होंने दुनिया की खोज की, एशिया की खोज की, अमेरिका की खोज की, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ठीक है। और कल्पित यानी कल्पनाओं में यादगार यात्राएं, यादें जो होती हैं वो हमारे मानसिक निर्माण है, ये हमारी मेंटलिटी है जो हमें अनुभव से प्राप्त होती है।
तो कहीं ना कहीं जो हम यात्राएं करते हैं ये हमारी स्मृति को क्या करती हैं, अच्छा करती हैं। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया गया है। चैप्टर से प्रश्न तो देखिए एक ही बनेगा, क्या कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं और पर्यटन के विभिन्न प्रकार बताइए। टिप्पणी करने में आ गया तो आ सकता है कि पर्यटन और प्रवास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताइए। तो आई होप से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे। चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके हमें लगातार अपनी राय देते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।